Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 91st question of the art and culture. As you know, we have already covered 90 question in our previous video. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. And friends, I have created so many playlists regarding UPSC all state PCS examination. You can visit also them and try to utilize all the questions in your preparation. And this data is totally paid content I am providing within the free amount. Please worth it and utilize it. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा. 91st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रामानंदा, ए फेमस सेंट फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट. रामानंदा जी के बारे में बात की गई है जो भक्ति मूवमेंट के एक फेमस प्रसिद्ध संत थे. फर्स्ट स्टेटमेंट है ही एम्प्लॉयड द वर्नैकुलर मीडियम टू स्प्रेड हिज आइडिया. मतलब उसने वर्नैकुलर जो है लोकल मीडियम का सहारा लिया अपने आइडिया फैलाने के लिए. सेकंड है ही प्रीच्ड इन द पार्ट्स ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु थ्रू द रामानंदी संप्रदाय. तो केरला और तमिलनाडु में क्या उन्होंने रामानंदी संप्रदाय के थ्रू फैलाया. एंड द थर्ड वन इज ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड चूज हिज डिसाइपल फ्रॉम द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट. मतलब उनके जो शिष्य थे सभी कास्टों से थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट वो नहीं था. और विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज और आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए. और ये आपका हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से तैयारी कर सकते हैं. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इसका सॉल्यूशन सी है. द भक्ति सेंट्स फॉट अगेंस्ट द रिजिडिटी इन द रिलीजन एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्शिप. They disregarded caste and encouraged women to join in their religious gatherings. मतलब उन्होंने कास्ट को डिसरिगार्ड किया और इनक्रेज किया वुमेन को ज्वाइन करने के लिए उनकी जो है रिलीजियस गैदरिंग धर्म के लिए इकट्ठे होते थे. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. रामानंदा एम्प्लॉयड वर्नैकुलर मीडियम टू स्प्रेड हिज आइडिया बिकॉज संस्कृत वाज ओनली टू अपर क्लास कास्ट जो यूज करते थे संस्कृत, इसलिए वर्नैकुलर लैंग्वेज का यूज किया गया. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Ramananda preached in the North India, especially in the Gangetic Plain. Ramananda is thought to be a founder of the Ramanandi Sampradaya. The member of the community are also known as Ramanandis, वैरागी और वैरागी. आपने भी ये सुना होगा, आपके इधर कहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ये कास्ट सिस्टम फॉलो करते होंगे. तो रामानंदी या वैरागी बोलते हैं जो रामानंद जी के शिष्य थे. They are known for their self-imposed, highly disciplined, austere, structured and simple lifestyle. सिंपल लाइफस्टाइल और जो आत्मिकता को प्रभावित करते हैं और स्ट्रक्चर्ड है और हाईली डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं. वैराग्य भाव बोलते हैं. एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. रामानंदा फॉलोअर्स बिलोंग टू द वॉक्स ऑफ द लाइफ. फॉर एग्जाम्पल सभी मतलब जातियों से बिलोंग करते थे. जैसे कबीर एक जुल्हा थे जो कपड़ा बुनते थे, वीवर थे. साधना वाजे बूचर वो एक कसाई का काम करती थी साधना. रविदासा वाजे कोबलर, रविदास एक मोची थे. और सेना वाजे बार्बर, सेना एक नाई थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 92nd क्वेश्चन. व्हाट इज द कॉमन टू साइट्स बुर्जाहोम, चिरनाड और पयामपल्ली. बुर्जहोम, चिरांड और पयामपल्ली स्थानों में क्या समानता है. ए है दे आर एसोसिएटेड विद दी संगम लिट कल्चर इन इंडिया. संगम कल्चर से संबंध रखते हैं. अशोकन मेजर रॉक्स एडिक्ट्स वर फाउंड एट दिस प्लेस. अशोका की जो है शिलालेख यहाँ पाए गए थे. दीज आर द नियोलिथिक साइट्स इन द. नियोलिथिक साइट्स हैं क्या ये. एंड डी है दीज आर द साइट्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इन इंडिया. जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के हैं क्या ये. तो इसका सॉल्यूशन सी है. बुर्जहोम, चिरनाड और पयामपल्ली नियोलिथिक साइट्स हैं क्योंकि हमने स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया था. टर्म नियोलिथिक पीरियड रेफर्स टू द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज. स्टोन एज का लास्ट स्टेज है. द टर्म क्वाइंड इन द 19th century CE बाय द स्कॉलर्स हु विच कवर्स द 3 डिफरेंट पीरियड्स. तीनों पीरियड को, जैसे पैलियोलिथिक जो पहलो, मेजो मिडिल का, नियो बिल्कुल नया जो लेटर पीरियड है. तो उसको स्टोन एज में, जैसे इनमें क्या था कि मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ. जैसे हम
हिंदी में बोलते हैं पाषाण युग। पाषाण मतलब पत्थर का युग। वहाँ पे क्या है, टूल एंड जो एक्सकवेशन हम करते हैं, खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, तो उनको पत्थर मिले। पत्थर जो पहले बिल्कुल मोटे शेप के थे, जिनसे काम करना थोड़ा सा टिपिकल था। फिर बंदों ने क्या किया, थोड़ा सा उनको पैना कर दिया, बिल्कुल शार्प कर दिया कि वो यूटिलाइजेशन में लेने लगे। फिर थर्ड में क्या है, उनके औजार बनाने लगे, जैसे कुल्हाड़ी बना दी या कुछ कूटने के लिए बना दिया। तो वही वो पत्थर, इनको ही पैलेलियोथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में बांट दिया गया, तो उसी को हम नाम दे दिया गया। द नियोलिथिक पीरियड इज सिग्निफिकेंट फॉर द इट्स मेगालिथिक आर्किटेक्चर। मेगा होता है बड़े बड़े आर्किटेक्चर, मतलब पत्थर के बहुत बड़े बड़े उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे थे, आर्किटेक्चर बना रखे। द स्प्रेड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ दीज पॉलिश स्टोन टूल्स। पॉलिश किए हुए टूल, स्टोन के पत्थर के यूज होते थे एग्रीकल्चर के लिए। एंड द मैप गिवन बिलो लोकेट सम ऑफ द नियोलिथिक साइट। तो नियोलिथिक साइट्स आपको मैप में जाके देखना है, तो आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 93rd क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द नेशनल मेडिकल कमीशन विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या संवैधानिक, स्टैट्यूटरी संविधान के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। सेकंड है, ऑल मेंबर्स एंड चेयरपर्सन विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इसके मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन हैं अपॉइंटेड किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड है, इट विल एक्ट एज ए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। ये मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड की तरह काम करेगा। फोर्थ है, इट विल फ्रेम द गाइडलाइंस फॉर द डिटरमाइनिंग फीस फॉर द ऑल सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड डीम यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेज में ये फीस डिसाइड करेगा नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि काउंसिल की जगह बना है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है सेकंड थर्ड फोर्थ, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन ए है। Recently, the National Medical Commission has replaced the Medical Council of India as per the Gazette notification issued by the Ministry of Health and Family Welfare. First statement correct है। National Medical Commission is a statutory organization set up under the National Medical Commission Act 2019, which also repealed the Indian Medical Council Act 1956. Indian Medical Council Act 1956 को उसने रिपील कर दिया है। पहले काउंसिल थी, अभी मेडिकल कमीशन बना दिया गया है। 2019 में हुआ है ये। नेशनल मेडिकल कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ द 25 मेंबर, 25 मेंबर रहेंगे। तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आप बहुत सारे बना सकते हो कि भाई कमीशन क्या होता है, उसमें कितने मेंबर हैं, उसका चेयरमैन कौन होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। जो 3 वन लाइनर के हैं और ग्रुप सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सर्च कमेटी विल बी रिकमेंडेड नेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। मतलब एक कमेटी होती है जो सर्च कमेटी बोलते हैं उसको, वही चेयरमैन का नाम डिसाइड करेगी, और एंड पार्ट टाइम मेंबर का भी यही नाम डिसाइड करेंगी। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द 4 ऑटोनोमस बॉडी। 4 ऑटोनोमस बॉडी भी हैं। द नेशनल मेडिकल कमीशन इट सुपरवाइज फॉलोइंग द ऑटोनोमस बॉडी बोर्ड्स। जो बोर्ड इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाए गए हैं उनको भी ये कमांड करेगा, जैसे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जिसमें डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या मेडिकल का जो असेसमेंट है, क्या मेडिकल की फैसिलिटी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड असेस एंड रेट द इंस्टीट्यूशन। द नेशनल मेडिकल कमीशन विल सुपरवाइज दिस बॉडी। फोर्थ है, फीस वगैरह जो मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड डिसाइड करेगा। फोर्थ है इनकरेक्ट। द नेशनल मेडिकल कमीशन विल फ्रेम द गाइडलाइंस फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द फीस फॉर अप टू 50% ऑफ द सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो प्राइवेट मेडिकल कमीशन में यही डिसाइड करते हैं 50% तक, और डीम्ड यूनिवर्सिटी विच आर रेगुलेटेड अंडर दिस एक्ट, तो उनके 50% तक फीसें डिसाइड करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94th क्वेश्चन। जैसे एक्स दिया हो, कुछ टर्म दिए हमें, इस टर्म का आंसर बताना है। एक्स आर ट्रेडिशनली डन बाय द वुमेन ऑफ द विलेजेस अराउंड द नॉर्थ बिहार एंड एडजॉइनिंग तेराई रीजन ऑफ द नेपाल। मतलब क्या है, जो गांव के लेडीज ये प्रैक्टिस फॉलो करती हैं बिहार में और तेराई रीजन में। एक्स हैव कॉमन थीम्स एंड यूजुअली ड्रान फ्रॉम द रिलीजियस मोटिव ऑफ द कृष्णा, रामा एंड दुर्गा। मतलब जो
मान लो इनकी मूर्तियों से, कृष्ण रामा और दुर्गा की मूर्तियों से रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, थीम्स भी वहीं से डिसाइड होती हैं। दे आर मेड ऑफ द वॉल्स ऑन द हाउस, घर के दीवारों पे बने होते हैं। डिपिक्टिंग ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक, पवित्र जो ओकेजन रहते हैं उनको डिपिक्ट करती है, जैसे बर्थ हो गया, मैरिज हो गई या फेस्टिवल हो गया, तो उनको भित्तों पे पेंट कर देते हैं। उस पेंटिंग को नेपाल और बिहार के एरिया में करते हैं। और राम, कृष्ण और दुर्गा से उनके थीम्स ली जाती हैं। तो ये किस पैसेज के लिए पैसेज बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, इसका ए स्टेटमेंट है मंजूशाला पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग। बी है मधुबनी पेंटिंग। सी है काली घाट पेंटिंग। डी है कलमकारी पेंटिंग। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, ये बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो मंजूषा पेंटिंग है बिलोंग्स टू दी भागलपुर रीजन ऑफ दी बिहार। तो बिहार के भागलपुर जिले से जो बिलोंग करती है पेंटिंग, उसको मंजूषा बोलते हैं। इसको अंगिका भी बोलते हैं, क्योंकि पहले क्या था, अंग महाजनपद को बोला जाता था। अंग जो महाजनपद था उसको बोला जाता है। सिंस स्नेक मोटिव, स्नेक की जो पिक्चर है वो बहुत फेमस है, इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेक पेंटिंग। दिस पेंटिंग्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बॉक्सेस ऑफ द जूट एंड पेपर। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। मधुबनी पेंटिंग्स आर द ट्रेडिशनली डन बाय द वुमेन ऑफ द विलेजेस अराउंड मधुबनी टाउन। इट इज आल्सो कॉल्ड मिथिला पेंटिंग। मधुबन की पेंटिंग को मिथिलाई पेंटिंग बोलते हैं। पेंटिंग्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजियस मोटिव कृष्णा, रामा एंड दुर्गा। दे आर मेड ऑन द वॉल ऑफ द हाउस डिपिक्टिंग ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक बर्थ एंड मैरिज एंड फेस्टिवल। मधुबनी पेंटिंग ही उसका आंसर है, क्योंकि बर्थ फेस्टिवल पे जो पेंटिंग घरों के ऊपर करते हैं बिहार के एरिया में यूज़ होती है या तराई बेल्ट में यूज़ होती है। काली घाट पेंटिंग, काली घाट पेंटिंग कोलकाता में, जैसे काली माता से आपको पता चल गया कि वहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, तो उसके आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। कलमकारी पेंटिंग क्या है, ये टेक्सटाइल पे होती है, कपड़ों पे होती है, मतलब आपके प्रोड्यूस इन द इस्फान, ईरान एंड द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, साउथ में होती है। और इसमें 23 स्टेप्स होते हैं कलमकारी पेंटिंग में। 95th क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाबर कंसिडर्ड इंडिया टू बी द सुटेबल बेस फॉर द ऑपरेशन अगेंस्ट उज्बेक्स। मतलब उज्बेक्स जो थे उनका क्या, उनको डर था, तो सुटेबल रेफ्यूज एरिया देखा या उसके लिए बेस देख लिया बाबर ने। बाबर हैड इनॉर्मस रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द काबुल इन ऑर्डर टू अटैक इंडिया। तो क्या बाबर के पास इनफ अमाउंट थी अटैक करने के लिए इंडिया पर। थर्ड है, व्हेन हुमायूं असेंडेड द थ्रोन इन द 1530 हिज एम्पायर डिड नॉट इंक्लूड कंधार। क्या हुमायूं जब पद पे बैठे, थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठे, तो क्या 1530 में कंधार उसका पार्ट नहीं था। हुमायूं बिकम ए प्रोविंस विद द किंगडम आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज। हुमायूं क्या है, प्रिंस बना जब बैटल ऑफ कन्नौज के बाद। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। बी है फर्स्ट एंड फोर्थ। सी है सेकंड एंड थर्ड। और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन बी है। बाबर क्या था, चीज़ें इतनी बार रिपीट हो जाएंगी कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। बट आपको क्या है, मेटिकुलसली और डेली, मतलब परसिवरेंस में रहना, लगातार वीडियो फॉलो करते रहना, आप रिजल्ट अपने आप ले लोगे 6 महीने में। बाबर वाज ए अप्रेंसिव, मतलब डर था उसको, उज्बेक अटैक ऑन द काबुल एंड कंसिडर इंडिया टू बी ए गुड प्लेस ऑफ द रेफ्यूज, मतलब यहाँ छिप सकता हूँ, रेफ्यूज ले सकता हूँ। ही आल्सो थॉट ऑफ इंडिया एज ए सुटेबल बेस फॉर ऑपरेशन अगेंस्ट उज्बेक्स, मतलब उज्बेक्स के लिए बेस बहुत अच्छा रहा, इंडिया को सिलेक्ट किया उसने। अबुल फजल ने एक अपनी बुक में लिखा हुआ है, ही बाबर के बारे में, रूल्ड ओवर बंदाक्शा, कंधार एंड काबुल विच डिड नॉट यील्ड सफिशिएंट इनकम फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्मी। मतलब इन तीन एरिया पे, बंदाक्शा एंड कंधार एंड काबुल पे वो राजा करते थे, वहाँ से उसको सफिशिएंट पैसा नहीं मिलता था आर्मी मेंटेन करने के लिए। विद मीगर रिसोर्सेज बाबर कुड नॉट प्रोवाइड वेल फॉर हिज बैग्स एंड किंग्समैन। मतलब जो उसके बंदी थे या उसके जो खास आदमी थे, उनको दिग्गजों को कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा था। ही डिड नॉट हैव इनॉर्मस रिसोर्सेज एट डिस्पोजल, उसके पास कम रिसोर्सेज थे। Humayun ascended the throne in 1530 at the young age of 23. The empire included Kabul, Kandahar, and loosely Badakhsha, and Kandahar were under the charge of the Kamran Humayun younger brother. तो कंधार क्या है, उसके भाई के कब्जे में था, चार्ज में था, कामरान के में। और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, द बैटल ऑफ कन्नौज वाज ए डिसाइसिव फैक्टर आफ्टर द बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान।
तो कन्नौज की बैटल के बाद ही हुमायूं और शेर खान के भी थी। हुमायूं विल बिकम द प्रिंस विदाउट ए किंगडम आफ्टर हिज डिफीट इन द बैटल। काबुल एंड कंधार रिमेन विद द ब्रदर ऑफ द कारमा। काबुल एंड कंधार उसके भाई के पास रहे। और जैसे बैटल ऑफ कन्नौज में क्या है, हुमायूं और शेर खान लड़े और हुमायूं बिकम ए प्रिंस विदाउट ए किंगडम आफ्टर हिज डिफीट इन द बैटल। मतलब उसके बाद कोई बचा नहीं था किंगडम में, तो वही राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू दी चैल्कोलिथिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में बताया। जैसे हम पुषाण काल को पढ़ते हैं, जैसे वही मतलब स्टोन एज को हमने बांट दिया, तो वैसे ही मेसोलिथिक नियोलिथिक में, तो वह इसके बाद चैल्कोलिथिक आता है, तो उसके बारे में स्टेटमेंट है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर से रिलेटेड है। आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नोन टू बी देम। राइटिंग वो जानते थे क्या उस टाइम पे। ब्लैक एंड रेड पोट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पीरियड। तो ब्लैक एंड रेड पोट्री क्या पहली बार आई थी। बर्न्ट या बेक्ड ब्रिक्स वर यूज बाय द पीपल ऑफ दिस पीरियड। मतलब ईट, जैसे आज पकी हुई ईट हम घरों में बनाने में यूज़ करते हैं, वैसे उस टाइम पे भी यूज होती थी। कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन बी है चैल्कोलिथिक स्टोन कॉपर एज। मतलब पहले तो हम स्टोन एज थी, उसके बाद स्टोन के साथ कॉपर और मिक्स होगा, उसको चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। तो आपको याद रहेगा कि स्टोन चैल्कोलिथिक पीरियड में स्टोन और कॉपर यूज होते थे। एट द एंड ऑफ द नियोलिथिक, नियोलिथिक के बाद जैसे हमने स्टोन एज को बांटा हुआ था मेसोलिथिक और नियोलिथिक और पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक पहले, मेसो बाद बीच में और नियो उसके बिल्कुल बाद में। तो नियोलिथिक के बाद चैल्कोलिथिक स्टार्ट होगा, जिसमें कॉपर भी एग्जिस्टेंस में आ गया था। क्योंकि आजकल क्या हमें पता नहीं कुछ हिस्ट्री का, खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, और जहाँ से जो मिलता है उससे उसके हिसाब पे उसके नाम दे दिए, कैटेगराइज कर दिया जो आइटम मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द लेटर पीरियड ऑफ द Chalcolithic age is characterized by the stable and wide spread of the settlement, which is called Jorwe culture. It derives this name from the Chalcolithic sites in Jorwe, a village situated on the banks of the Parwar river in the Maharashtra. महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है जोरवे, उसी के नाम पे रख दिया कि भाई जोरवे, जब चैल्कोलिथिक एज था जोरवे कल्चर फैल रहा था। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दे डिडेंट नो द आर्ट ऑफ द राइटिंग। राइटिंग का उनको पता नहीं था। पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट इन इंडिया टू डेवलप राइटिंग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बंदे पहले थे वो राइटिंग उन्होंने पहले की थी, ना कि चैल्कोलिथिक वालों ने की थी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज यूज व्हील ट्रक ब्लैक एंड रेड पोट। मतलब काले और लाल मटके यूज करते थे। द पोट्स वर द मीन फॉर द कुकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड स्टोरिंग। खाने पीने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज होते थे। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यूज ऑफ ब्रिक्स वाज एक्सटेंसिव ड्यूरिंग द चैल्कोलिथिक पीपल ऑफ हड़प्पा बट देयर आर नो ट्रेस ऑफ द बर्न्ट ब्रिक्स। मतलब जो आग में रख के ईंट पकाते हैं, जो उनके घर बनते हैं आज के टाइम में, उस टाइम पे नहीं थे। तो यूज ऑफ ब्रिक्स वाज एक्सटेंसिव ड्यूरिंग द चैल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ हड़प्पा। चैल्कोलिथिक में यूज होती थी पर बेक नहीं थी, वैसे ही ब्रिक्स यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट कंटेन्स रॉक कट स्टोन स्कल्पचर ऑफ हिंदू एज द बुद्धिस्ट आइडियाज एंड आइकोनोग्राफी। मतलब रॉक काट के जो पत्थर बनाए हुए हैं, मूर्ति बनाई हुई है, वो हिंदू और बुद्धिस्ट के आइडिया को, आइकोनोग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। सेकंड है इट कंटेन्स द श्राइन्स ऑफ ए लार्ज मोनोलिथिक त्रिमूर्ति सदाशिव, थ्री फेस शिवा, नटराजा लॉर्ड ऑफ डांस एंड योगेश्वरा लॉर्ड ऑफ योगा। तो इन क्या क्या ये श्राइन्स हैं इनकी, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बताना आपको, ये याद रखना है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका डी आंसर करेक्ट है क्योंकि दोनों गलत हैं। जो एलिफेंटा केव आर लोकेटेड ऑन द एलिफेंटा आइलैंड, इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटा घरपुरी भी बोलते हैं, घरापुरी, इन द अरेबियन सी ऑफ मुंबई। मुंबई के पास है अरेबियन सी में, तो उनको एलिफेंटा या घरापुरी आइलैंड बोलते हैं वहाँ पे। एलिफेंटा केव्स आर द कलेक्शन ऑफ द केव टेम्पल्स प्रीडोमिनेटली डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड शिवा। शिव जी से ज़्यादा रिलेटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ द 5 हिंदू केव्स एंड द न्यू बुद्धिस्ट स्तूपा माउंट्स दैट डेट बैक टू द 2nd century BC एज वेल एज स्मॉल ग्रुप ऑफ 2 बुद्धिस्ट केव विद दिस वाटर टैंक्स। मतलब शिव के भी हैं और बुद्ध के भी हैं और वाटर टैंक्स भी है उस एक में। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द
कार्विंग्स नरेट हिंदू मैथोलॉजिस्ट विद द लार्ज मोनोलिथिक 20 फीट मतलब त्रिमूर्ति है, सदाशिव, नटराजा एंड योगेश्वरा, तीनों की मूर्ति वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98th क्वेश्चन। पेयर्स दिए हैं, जैसे मेगास्थनीज क्या चंद्रगुप्ता टाइम 2 के टाइम पे आए थे, फाहिन क्या चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे आए थे, निकोलो कोंटी श्री कृष्णा देव राय के टाइम पे आए थे, और डेमाकस क्या बिंदुसार के टाइम पे आए थे। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है पेपर में कि इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा है। ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको कौन सा बताना है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट मैच है। सी आंसर इसका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्टली मैच है, जैसे मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ द सेल्यूकस, मतलब सेल्यूकस एक जगह का नाम है, मेगास्थनीज वहाँ का एक एम्बेसडर था, राजदूत था। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द सुपरमेसी ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही मेगा आया था। तो आप कह सकते हैं मेगा, आप मोल को याद करो तो ऐसे याद हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही मेगास्थनीज आए थे। फाहियान चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है, बहुत काफ़ी फेमस है और वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बार आता है इसमें। एफ कैट CDS और आपके ऑल UPSC हैं या स्टेट पीसीएस में बहुत बार एग्जाम आया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ द विक्रमादित्य 2 और चंद्रगुप्ता 2, विक्रमादित्य सॉरी एंड चंद्रगुप्ता 2, मतलब उसको चंद्रगुप्त 2 भी बोलते थे, यहाँ से भी वन लाइन बन सकता है। विक्रमादित्य किसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त 2 को बोलते थे। ही इज़ नोन फॉर हिज विजिट टू लुम्बिनी, हिज वोएज उसकी यात्रा, डिस्क्राइब इन हिज ट्रेवलेज रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। और इसका निकोलो कोंटी क्या है, इटालियन मर्चेंट थे, देवराय 1 के टाइम पे, विजयनगर एम्पायर के देवराय 1 के टाइम पे ये आए थे। तो तेलुगु लैंग्वेज में इटालियन ऑफ द ईस्ट बोला गया। डोमिंगो पेस विजिट द कोर्ट ऑफ द श्री कृष्णा देवराय, श्री कृष्ण के टाइम पे डोमिंगो आए थे, डोमिंगो पेस, और निकोलो कोंटी देवराय 1 के टाइम पे आए थे। और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, जो डियामाकस वाज द एम्बेसडर ऑफ द किंग एंटियोकस ऑफ द सीरिया, एंटिकोस फर्स्ट ऑफ द सीरिया। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ द मौर्य रूरल बिंदुसार, तो डिमाकस क्या है बिंदुसार के टाइम पे आए थे। 99th क्वेश्चन देखते हैं। तांत्रिज्म के बारे में स्टेटमेंट दिया पुराने काल में तांत्रिज्म के। इट एडमिटेड बोथ वुमेन एंड शूद्राज इनटू द रैंक, वुमेन और शूद्र को रैंक में लिया। इट स्ट्रेस ऑन द मैजिक रिचुअल्स टू सेटिस्फाई मटेरियल डिजायर ऑफ द डिवोटी, मतलब मैजिकल रिचुअल्स पे उसने स्ट्रेस दिया। थर्ड है, इट कुड नॉट परमिएट जैनिज्म एवेनिज्म बट परमिटेड बुद्धिज्म, क्या मतलब बुद्धिज्म में था और जैनिज्म में क्या परमिएट नहीं कर चुका था, घुस नहीं चुका था क्या तांत्रिज्म। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट सेकंड, बी है फर्स्ट थर्ड, सी है सेकंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। तांत्रिज्म क्या था, तांत्रिज्म टेक्स्ट श्राइन्स एंड प्रैक्टिस स्टार्टेड अपीयरिंग फ्रॉम द 6th century AD, 6th century AD से आए थे, 6 आफ्टर डेथ, मतलब जो ईसा मसीह की डेथ बोलते हैं AD। तांत्रिज्म एडमिटेड बोथ वुमेन एंड शूद्राज इनटू द रैंक, वुमेन को शूद्राज को लिया तांत्रिज्म को और इंक्लूड कर लिया। तांत्रिज्म क्या है, स्ट्रेस क्या देता है, यूज ऑफ मैजिक रिचुअल्स, जादू के कामों पे। दे आर वर इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ए मटेरियल डिजायर ऑफ द डिवोटीज फ्रॉम द फिजिकल पोजीशन एंड क्योर डे बाय डे डिजीज एंड इंजुरी। तो डे बाय डे की इंजुरी के बारे में बात की गई है, जिसको क्योर करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तांत्रिज्म परमिटेड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सैविज्म एंड वैष्णविज्म सब में परमिटेड था, सब में अलाउड था, घुस चुका था। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। 100th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द छाऊ डांस, छाऊ डांस के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट यूजेज विगोरस मटेरियल मूवमेंट टू नरेट मैथोलॉजिकल स्टोरीज, मतलब ये बिल्कुल एग्रेसिव या विगोरस मटेरियल यूज करता है नरेट स्टोरी को, मैथोलॉजी को। सरायकेलू छाऊ और मयूरभंज छाऊ एंड पुरुलिया छाऊ, क्या 3 मेन स्टाइल हैं इसके छाऊ के। थर्ड है, छाऊ वाज द फर्स्ट टू बी लिस्टेड यूनेस्को लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, और सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है तीनों ठीक है। बी सॉल्यूशन इसका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द मास्क डांस दैट यूजेज विगोरस मटेरियल मूवमेंट्स टू नरेट माइथोलॉजिकल स्टोरी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द मास्क डांस है
इसमें क्या किया गया, विगोरस मटेरियल मूवमेंट्स, मटेरियल चीज़ों का यूज़ किया गया है। नरेट माइथोलॉजिकल स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी बोलते हैं कि काल्पनिक स्टोरी बोलते हैं, हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी बोलते हैं। और दीज आर दी थ्री मेन स्टाइल ऑफ द छाऊ डांस। सराइखेलू छाऊ डांस इन झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा में, और पुरुलिया इन वेस्ट बंगाल में। तो ये 3 इसके छाऊ डांस के एग्जाम्पल हैं। और छाऊ डांस इज़ नॉट द फर्स्ट टू बी लिस्टेड इन दी, जो लिस्ट में इंटेजेबल साइट ह्यूमैनिटी वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी, इट वाज इनलिस्टेड इन दी 2011, 2011 में ये लिस्ट इनलिस्टेड किया गया था। सबसे पहला जो कोडियट्टम संस्कृत थिएटर ऑफ द केरला वाज द फर्स्ट। तो आपको वन लाइनर यहाँ से बन गया कि कोडियट्टम पहला जो था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ह्यूमैनिटी उसमें इनलिस्टेड किया गया था 2008 में। और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends. Bye.